करे शुरू। यस सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर रहे थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। फ्लॉज का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में कमियां होना। कमियां होना, हम कमियां की बात कर रहे थे जिसमें हमने काफी सारी कमियां डिस्कस की थी। आगे ही हम डिस्कस करेंगे इसको। आज का हमारा टॉपिक का नाम है कोवर्जन। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोवर्जन। कोवर्जन कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन क्या होता है? कोवर्जन का मीनिंग होता है किसी को क्या करना? दबाना, किसी को थ्रेट करना, किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकी देना, किसी को डराना, डरा के कोई काम करवाना जबरदस्ती। थ्रेटन बोलते हैं उसको। थ्रेटन का मीनिंग होता है किसी को डराना, धमकाना, किसी को डरा के धमका के अपना कोई काम करवाना, वो होता है कवर्जन। पढ़ते हैं। कवर्जन को कहाँ डिफाइन किया गया है? कवर्जन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 15 के अंदर coercion is defined section 15 of that means committing or threatening to commit any act। मतलब कोई काम करना या फिर किसी को धमका कर दबाव डालकर कोई काम करवाना जो कि फोरबिडन बाय लॉ है। जो कि लॉ के अंदर क्या होता है? किसी को किसी से डरा कर, किसी के ऊपर दबाव बनाकर कोई ऐसा काम करवाना जो कि लॉ में गलत बोला गया है, गलत माना जाता है। कोई भी गलत काम करवाना उसको कोवर्जन बोलते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई? कोवर्जन का मीनिंग क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से। कोवर्जन कोवर्जन का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को, कोवर्जन का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को डराकर या धमकाकर कोई भी काम करवाना, कोई भी काम करवाना जो कि गलत है अंडर दी लॉ। कोवर्जन यहां से पढ़ते हैं। कोवर्जन डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 मींस द कमिटिंग और थ्रेटिंग और टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुल डीलिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whenever whatever with the intention of causing any person to enter into a contract। ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी को थ्रेट करके कोई काम करवाना, किसी से जोर जबरदस्ती कोई काम करवाना जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर क्या है? रॉन्ग है, गलत है। समझ आ गई? फोरबिडन बाय लॉ क्या होता है? फोरबिडन बाय लॉ, फोरबिडन बाय लॉ का मीनिंग होता है, लिखो, फोरबिडन बाय लॉ जो कि लॉ की नजरों में गलत होता है। जो कुछ भी लॉ की नजरों में, जो कुछ भी
लॉ की नजरों में गलत होता है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है। जो कुछ भी लॉ की नजरों में गलत होता है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है। समझ आ गया कोवर्जन क्या होता है? इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओएमआर में आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है कोवर्जन। कोवर्जन का मीनिंग होता है कि किसी से डरा कर, किसी से धमका कर कोई काम करवाना जबरदस्ती, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर उसको एग्रीमेंट में साइन करवाना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर जो कोई होते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई? क्लियर है सलोनी? यस सर। हो गया क्लियर? कोवर्जन का समझ आया? कोवर्जन होता है। कोवर्जन का तो समझ आया, बट ये लास्ट सेकंड पॉइंट कौन सा एक्सप्लेन किया सर आपने? मैंने बताया कि कोवर्जन का मीनिंग होता है आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई अगर आपसे कोई काम करवा रहा है, कमिट करवा रहा है या फिर आपको थ्रेट कर रहा है काम करने के लिए, मतलब जबरदस्ती। थ्रेटनिंग का मीनिंग कैसा होता है कि आपको कोई हार्म दे रहा है, आपके सिर के ऊपर बंदूक रख के आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, है ना, आपको मार के, आपको पीट कर कोई काम करवा लिया, आपको जबरदस्ती कोई काम करवा लिया, आपके घर के किसी मेंबर को किडनैप करके या उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई काम करवा लिया। ऐसा भी कोई काम या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन का सिर्फ मेन पॉइंट ये लियोन करो कि coercion has defined under the section 15 of the act means the committing or threatening to commit any act। कोई एक्ट कमिट करना, कोई काम करना या काम कराने के लिए कोई थ्रेट करना, किसी को कोई चोट पहुंचाना, किसी को कोई दबाव पहुंचाना, जो कि लॉ के अंदर, इंडियन पैनल कोड के अंदर गलत है, जो कि अनलॉफुल है। डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना और या कब्जा करने के लिए किसी को थ्रेट करना, वो भी क्या है? गलत बोला गया है, उसे भी कोवर्जन बोला जाता है। समझ आ गई कोवर्जन का मीनिंग? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन याद करना कि कोवर्जन कौन से सेक्शन में बता रखा है, सेक्शन 15 के अंदर लिख लो। कोवर्जन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है? सेक्शन 15 के अंदर, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओएमआर में आ सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 16, इसकी बात करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? सेक्शन 16 of the Indian Contract Act, a contract is said to be produced by undue influence where the relation subsists between the party are such that one of the party is in position to dominate the will of the other and use that position to obtain unfair advantage over the other। मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मिस्टर ए के बीच में और मिस्टर बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है डोमिनेशन होना, एक पार्टी दूसरी के ऊपर डोमिनेट करती है, डोमिनेट करना। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करके क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। मान लो मिस्टर ए फादर है और मिस्टर बी उसका बेटा है, सन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फादर की बात बेटे ने टाली नहीं,
जो फादर ने बोला कि भाई ये करना है, तो बेटे ने कह दिया कि ठीक है। यहाँ पे फादर का क्या है, डोमिनेशन है। तो अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या बोला जाता है, अनलॉफुल बोला जाता है। समझ आ गई? उस कॉन्ट्रैक्ट को भी अनलॉफुल बोला जाता है कि जहां पर एक पार्टी डोमिनेशन पोजीशन में होती है और दूसरी पार्टी उसको क्या कहती है, और अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का वो गलत यूज करता है। जहां पर एक पार्टी डोमिनेशन पोजीशन में होती है, लिखो अनड्यू इन्फ्लुएंस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट करती है, मतलब एक पार्टी डोमिनेशन पोजीशन में होती है, पार्टी इज इन डोमिनेशन पोजीशन। और वो अपनी पोजीशन का गलत यूज करता है। अगर वो पार्टी अपनी पोजीशन का गलत यूज करे तो भाई उसे बोलते हैं अनफेयर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं। समझ आ गई? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो गया, समझ आ गया? अंशु, सलोनी, क्लियर है? क्लियर है दोनों को? अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ आया? अनड्यू इन्फ्लुएंस वो इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी क्या होती है, डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर होती है। जैसे फादर हो गया, बाप और बेटा हो गया। बाप क्या कौन सी पोजीशन में होता है, डोमिनेशन पोजीशन में होता है। क्लियर है? बाप जो होता है डोमिनेशन पोजीशन में होता है, और ऐसी उसमें वो क्या करता है, अपनी डोमिनेशन पोजीशन का गलत यूज करता है। जैसे एक बॉस हो गया, बॉस, और बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ डोमिनेट पोजीशन करता है, अपनी मर्जी से कोई भी काम करवा लेता है बोल के। तो ऐसे अगर वो डोमिनेशन पोजीशन का यूज करे, गलत इस्तेमाल करे, तो ऐसी उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके जबरदस्ती अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया उसके साथ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझ आ गई? सलोनी एंड अंशु, यस क्लियर सर। है? ओके। कोवर्जन समझ आ गया, क्या होता है यस सर। कोवर्जन? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो पेपर आपका आएगा ओएमआर बेस्ड, तो आपको आपको वो तो है नहीं कि पेपर में लिखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या ये कहना चाहता है। जैसे अनडू इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको ये पता होना चाहिए कि अनडू इन्फ्लुएंस होता क्या है। तभी करके मैं आपको हिंदी में लिखवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे
आप देखते ही पता कर लो कि भाई हाँ ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट requisite of valid contract is that objected should be lawful। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड all agreement are contract if they are made by free consent of the party competent to contract for a lawful consideration and for a lawful object। ये कहना चाह रहा है कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसके अंदर क्या है, जो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बने हैं, पार्टीज की फ्री कंसेंट हो जहां पे, और जहां पे क्या हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, तभी उन एग्रीमेंट को बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी प्लस लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। Therefore, it follow that where the consideration or object for which the agreement is made is unlawful, it is not a contract। अगर एग्रीमेंट जो है अनलॉफुल है, अगर एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल है, अनलॉफुल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो अनलॉफुल होगा, अनलॉफुल, अनलॉफुल होगा। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉफुल मानेंगे, कब कब जो है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पहले सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provide that the consideration or object of agreement is lawful unless it is, कि भाई क्या है, उसको तब कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अनलेस, जब तक कि वो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो। अगर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा काम जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ की नजरों में गलत है, तो वो लॉफुल नहीं होता। It is of such nature that it is permitted would defeat the provision of law। अगर देखो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं, लिखो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं, अनलॉफुल होते हैं। पहला फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ ने ही गलत बताया, जिन कामों को लॉ ने गलत बताया है, ऐसे काम अगर आप करते हो तो वो अनलॉफुल, वो अनलॉफुल होते हैं, अनलॉफुल, वो अनलॉफुल होते हैं, वो लॉफुल नहीं होते। दूसरा, अगर आपके आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है जिससे आप लॉ के किसी
प्रोविजन को तोड़ते हो भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है, इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, वो किसी लॉ के प्रोविजन को तोड़ेगा। मान लो आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो वो तब भी क्या बोला जाएगा, अनलॉफुल बोला जाएगा। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम करते हो, अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम करते हो तब भी वो अनलॉफुल है। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम करते हो वो भी अनलॉफुल है। पॉइंट नंबर 4, इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट करने से, अगर आपके काम से किसी दूसरे पर्सन को कोई इंजरी या फिर किसी प्रॉपर्टी को का डैमेज हो तो वो भी क्या है, अनलॉफुल है। कोर्ट की नजरों में अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इमोरल है, इमोरल मतलब अनैतिक, इमोरल है, तो ये सब क्या होते हैं, ये अनलॉफुल होते हैं। ये क्या होते हैं, अनलॉफुल होते हैं। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल होते हैं? पहला कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, अगर वो डिफीट करता है द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इम्प्लाई इंजरी टू एनी पर्सन या प्रॉपर्टी, या द कोर्ट रिगार्ड इट इज इमोरल, समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अंशु एंड सलोनी, आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो हमने ऊपर पढ़ा लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जब लॉफुल ऑब्जेक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल माना जाएगा अगर वो 4-5 चीजें ना हो। अब बोला जाता है हमारे पास वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? यहां से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पूरे के पूरे वॉइड होते हैं। जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कब बोला जाएगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होते, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होते, एज पर लॉ नहीं होते। वो क्या होते हैं? इन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे के सारे उनको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, जो एज पर लॉ नहीं होते।
और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टोटली क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी हैव नो राइट पार्टीज के पास कोई राइट नहीं होता टू टेक एक्शन। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल हो जाता है तो पार्टी जो है, पार्टी के पास एक्शन लेने का कोई राइट नहीं होता, एक्शन नहीं ले सकती पार्टी। नो एक्शन कैन बी बोट बाय पार्टी टू इलीगल एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट जो है इलीगल है, कोई एक्शन राइज नहीं होता। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नो एक्शन अराइज, नो एक्शन अराइज, अराइज। समझ आ गई? पहले ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, नो एक्शन अराइज, पार्टी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। अगर अगर किसी पार्टी ने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी दूसरी पार्टी को कोई मनी पेड करी है, मनी दी है या फिर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, कोई मनी पे की है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। आपने पहले अपनी प्रॉपर्टी किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भाई ऐसी जो, अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की है, किसी को पैसा दिया है, तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था वो। समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ जी। हाँ सर। हाँ। पॉइंट नंबर 4, जहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां भी किसी के अंदर दो पार्ट हैं, दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो लीगल है, एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है, और दूसरा पार्ट इलीगल है। एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट लीगल है, और दोनों पार्ट सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग है। दोनों पार्ट क्या है, सेपरेट है। तो कोर्ट सिर्फ लीगल पार्ट को ही इन्फोर्स करेगी, आपका लीगल वाला पार्ट ही वैलिड होगा और जो इलीगल पार्ट है वो वॉइड माना जाएगा। समझ आ गई? तो लीगल वाला पार्ट जो होगा वो वैलिड होगा और जो वॉइड पार्ट है, जो इलीगल पार्ट है, उसको वॉइड माना जाएगा, जो इलीगल पार्ट है उसको वॉइड माना जाएगा। दोनों
पार्ट अगर आपके सेपरेट हैं तो उनमें से क्या होगा, लिखो कि भाई जो लीगल वाला पार्ट है उसको वैलिड माना जाएगा, कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगी, कोर्ट विल इन्फोर्स then the court will enforce the legal part, and if the legal and illegal part cannot be separated, the whole, और जहां पर लीगल और इलीगल पार्ट सेपरेट है तो लीगल पार्ट को वैलिड माना जाएगा और इलीगल पार्ट को इनवैलिड माना जाएगा, और जहां पर लीगल और इलीगल पार्ट कोई सेपरेट नहीं किया जा सकता तो वहां पर पूरे का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इलीगल बन जाएगा। समझ आ गई क्या मैं कहना चाहता हूं? नोट कर लिया अंशु एंड नोट कर लिया? यस सर। हाँ सलोनी? हाँ सर। ओके, कोई डाउट हो बताओ। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। Any agreement which is collateral to the illegal agreement. Any agreement which is collateral to the illegal agreement is also taken with the illegality and is treated as being illegal, even though it would have been lawful by itself. यहाँ पे लिखो, अगर जब आप पढ़ोगे ना तो मेरे लिखवाए हुए नोट्स को साथ में लेके बैठना, और जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसको समझना कि मैं क्या कह रहा था। समझ आ गई? तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको आसान भाषा में लिखो ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको समझ आए कि लॉ की लैंग्वेज क्या है, क्या कहना चाहती है लॉ की लैंग्वेज। क्लियर है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश तो आप समझ लोगे, पढ़ लोगे, पर कहना क्या चाहता है वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसमें लिखो, अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, कोई एक एग्रीमेंट किसी, अगर कोई एक एग्रीमेंट किसी दूसरे इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा है, किसी इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा है, अगर कोई एक एग्रीमेंट किसी इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा है, ठीक है ना? समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एक एग्रीमेंट किसी दूसरे इलीगल एग्रीमेंट से जुड़ा है तो पहले वाले एग्रीमेंट को भी इलीगल माना जाएगा, चाहे वो पहले वाला एग्रीमेंट लॉफुल ही क्यों ना बना हो, चाहे वो पहले वाला एग्रीमेंट लॉफुल ही क्यों ना बना हो। समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दो एग्रीमेंट थे, दोनों एग्रीमेंट ऐसे थे कि पहला एग्रीमेंट किसी दूसरे एग्रीमेंट से क्या था, कोलैटरल था, मतलब उसके साथ जुड़ा था। दूसरे वाला एग्रीमेंट क्या था, इलीगल था। दूसरे वाला एग्रीमेंट इलीगल था, तो हम पहले वाले एग्रीमेंट को भी इलीगल मानेंगे, चाहे पहले वाला एग्रीमेंट लॉफुल ही क्यों ना हो, चाहे वो
सही से ही क्यों ना बना हो, उसने सारे प्रोविजन को फॉलो ना किया हो, तो फिर भी हम उसको इलीगल मानेंगे। समझ आ गई? कर लिया नोट? अंशु एंड सलोनी बताओ। अरे बता दिया करो यार, बता हाँ दिया सर। करो, पूछता रहता हूँ मैं। समझ आ रही हाँ है सर, ना आप कर लोगों लिया। को? हाँ सर। ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट void हैज बीन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगले टॉपिक का नाम है एग्रीमेंट void हैज बीन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये वाला काट दो, यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जिनको हम void बोलेंगे? वो एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी को क्या करते हैं, अपोस्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं, उनको बोला जाता है void कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बनाए जाते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इलीगल नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, ये इलीगल नहीं होते, पर इनको वॉइड बोला जाता है। बट फिर फिर भी इनको वॉइड, फिर भी इनको वॉइड बोला जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, बट फिर भी इनको वॉइड बोला जाता है। समझ आ गई? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताओ द कॉन्ट्रैक्ट विच अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, क्या वो इलीगल है या नहीं है, बताओगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच अपोज टू द, हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, पर वो क्या नहीं होते, वो इलीगल नहीं होते। समझ आ गई? हम्म। अब पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, बात करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। पहला, पहला कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई एग्रीमेंट किया, आपने कोई एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में क्या हुआ, अगर आप एग्रीमेंट करते हो इन रिस्ट्रेन, इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट, पेरेंटल,
पेरेंटल राइट। मान लो हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि भाई जो बच्चे की कस्टडी है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला बच्चे की कस्टडी मेरे अंडर रहेगी, तुम्हारे पास बच्चे की कस्टडी नहीं रहेगी। समझ आ गई? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? जहां पर हाँ सर। हस्बैंड और वाइफ बच्चे की कस्टडी को लेके कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक पार्टी से उसके बच्चे की कस्टडी को छीन लिया जाता है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो लॉफुल तो होते हैं। लॉ में ये लिखा तो हुआ है कि भाई बच्चे की कस्टडी या तो हस्बैंड के पास रहेगी या वाइफ के पास रहेगी शादी के डिवोर्स के बाद। पर जब ये एग्रीमेंट होते हैं ये वॉइड होते हैं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। दूसरा, एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ मैरिज, भाई यहां पे क्या लिखा, एक फादर ने बेटी से कोई एग्रीमेंट किया, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में उसने ये बोला कि भाई तुम कसम खाओ, ऐसे बोला जाता है ना कि कसम खाओ तुम उस लड़के से या उस तरह के किसी भी लड़के से शादी नहीं करोगी। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें किसी की शादी पर रुकावट लगाई जाती है, जिसमें यह बोला जाता है कि तुम उस लड़के से या उस जैसे किसी भी लड़के से तुम शादी नहीं करोगी। अगर आप एग्रीमेंट करते हो इन रिस्टेन ऑफ मैरिज तो वो वाले एग्रीमेंट में भी क्या होता है, वो वाले एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। मैरिज ब्रोकरेज और मैरिज एग्रीमेंट। यहां पे क्या कहना चाह रहा है, मैरिज ब्रोकरेज या ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अगर कोई भी शादी करवाने के लिए क्या हुआ, कोई ब्रोकरेज ली जा रही है, बिचौलिया होता है, जैसे बिचौलिया का पता है कौन होता है बिचौलिया? मान लो बीच में मीडिएटर आ गया जिसने शादी करवाई, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से एक बीच में बनता है बिचौला। बिचौलिए ने बोला कि भाई क्या हुआ कि भाई शादी के लिए मैं आप लोगों की शादी करवाऊंगा, मुझे बदले में इतने पैसे देना या मुझे कोई भी सोने की ज्वेलरी देना। शादी करवाने के लिए अगर कोई पर्सन रिवॉर्ड लेता है, शादी करवाने के लिए अगर कोई पर्सन ब्रोकरेज लेता है, अगर ब्रोकरेज से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है तो वो क्या नहीं हो सकता। अगर एग्रीमेंट होता है ऐसा कि भाई मैं आप लोगों की शादी करवा दूंगा पर मुझे इतने रुपए चाहिए या फिर मुझे सोने की कोई ज्वेलरी चाहिए, हम देते हैं ना घर में जब शादी होती है तो जो बिचौला होता है बिचौले को हम
जो बीच में पर्सन होता है, बिचौले को हम वो देते हैं ना, ज्वेलरी देते हैं या कोई कुछ भी देते हैं अपनी तरफ से इनाम, पर वो कोर्ट के अंदर केस नहीं कर सकता ऐसी चीज को लेके। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने इनकी शादी कराई थी और इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो वॉइड होता है। अगर आप मैरिज ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम आर वॉइड। एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम आर वॉइड। मान लो आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, आपने, आपके पास कोई घर था, आपके पास घर था, बट आपने वो किसी को रेंट पे दे दिया। पर आपने क्या बोला, रेंट पे देने से पहले आपने कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई, घर के अंदर आप म्यूजिक नहीं बजाओगे, घर में शाम को 7 बजे से पहले आ जाओगे, घर के दरवाजे कभी खुले नहीं रखोगे, घर की बालकोनी में कभी खड़े नहीं होगे, घर से बाहर जाओगे तो मुझे पूछ के जाओगे। अगर लैंडलॉर्ड इस तरह की कोई लगाता है, समझ आ गई, किसी की फ्रीडम को अगर क्या करता है, किसी की पर्सनल फ्रीडम को अगर रोकने की कोशिश करता है, मान लो शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मुझसे पूछे बिना घर से बाहर पैर मत निकालना। अगर शादी से पहले, शादी होने से पहले ये बोला गया कि आप कहीं भी जाओगे मुझे बता के जाओगे, मुझसे पूछे बिना कहीं बाहर नहीं जाओगे, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे किसी की पर्सनल फ्रीडम पर अगर आप रोक लगाने के लिए, रिस्टेन करने के लिए किसी की पर्सनल फ्रीडम को कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वो भी क्या होता है? वॉइड होता है। समझ आ गई? वो भी क्या होता है? वॉइड होता है। कोई डाउट? अंशु और सलोनी, कोई डाउट? मैं सर। हाँ। एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ ट्रेड। ये कहना चाह रहा है कि कोई अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिससे क्या हो रहा है, एन एग्रीमेंट इन रिस्टेन ऑफ ट्रेड इज वन विच सीक टू रिस्टेन अ पर्सन फ्रॉम फ्रीली एक्सरसाइज इज ट्रेड एंड प्रोफेशन। मान लो दो लोग अलग अलग ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि भाई तुम जो मेरे वाला काम है वो नहीं करोगे। किसी के ट्रेड और प्रोफेशन पे रोक लगा दी, भाई मेरी इस एरिया के अंदर शॉप है ये वाली। अगर आपने एग्रीमेंट किया किसी दूसरे को और ये बोला कि भाई इस एरिया के अंदर आप दूसरा कोई काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। अगर किसी को फ्रीली ट्रेड करने के लिए, किसी को फ्रीली बिजनेस करने के लिए आप रोक रहे हो, तो वो भी क्या होता है? वो भी वॉइड होता है। समझ आ गई कौन कौन से वॉइड एग्रीमेंट होते हैं? जो लीगल तो होते हैं पर वो वॉइड होते हैं। समझ आ गई? अगर आपसे कोई पूछे हाँ सर। द एग्रीमेंट विच आर लीगल बट वॉइड, द एग्रीमेंट विच आर लीगल, जो लीगल तो होते हैं बट वॉइड होते हैं, जैसे चाइल्ड की कस्टडी से रिलेटेड। अगर आप किसी की चाइल्ड कस्टडी के राइट को डिप्राइव कर रहे हो, रोक रहे हो, मैरिज के राइट को रोक रहे हो, मैरिज ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है,
अगर किसी के बिजनेस करने को आप रोक रहे हो, अगर किसी की पर्सनल फ्रीडम को आप रोक रहे हो, तो वो सब क्या होगा, वो सब अब जैसे क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मेरी मर्जी के बिना आप